करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर आपने देखा कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। तो हम देखेंगे इस गैल्वानोमीटर का करंट सेंसिटिविटी कैसे मापते हैं और वो क्या हो गया, फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी अगर हम देखेंगे तो ये जो गैल्वानोमीटर है, चूंकि ये बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, करंट जनरली मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये मतलब जब हम गैल्वानोमीटर से करंट मापते हैं तो डिफ्लेक्शन की वजह से मापते हैं। तो पर यूनिट करंट, अगर यूनिट करंट चलेगी आपके गैल्वानोमीटर में तो यूनिट करंट से कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा आपका गैल्वानोमीटर, तो वही हमें एक्चुअली शो करता है उसका सेंसिटिविटी क्या है। यानी अगर पर यूनिट करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन आ गई तो इसका मतलब है ज्यादा सेंसिटिव है आपका इंस्ट्रूमेंट। अगर पर यूनिट करंट कम डिफ्लेक्शन दिखा दी गैल्वानोमीटर तो इसका मतलब है वो कम सेंसिटिव है। तो इसका मतलब है सेंसिटिविटी हम मापते हैं बेसिकली मैथमेटिकली ऐसे ही सेंसिटिविटी मापती है कि कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा, नीडल कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा आपके गैल्वानोमीटर का जब यूनिट करंट पास हो जाएगी गैल्वानोमीटर में से। तो अगर यूनिट करंट पास होने से गैल्वानोमीटर ने ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा दी तो ज्यादा ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है वो। तो अगर यूनिट करंट पास होने से कम डिफ्लेक्शन दिखा दी गैल्वानोमीटर तो इसका मतलब है उसमें सेंसिटिविटी कम है। तो इसीलिए मैथमेटिकली हम करंट सेंसिटिविटी गैल्वानोमीटर की जब हम मापते हैं तो हम लिखते हैं इट इज द डिफ्लेक्शन शोन बाय द गैल्वानोमीटर पर यूनिट करंट। यानी अगर यूनिट करंट हमने गैल्वानोमीटर में से पास की, ठीक है ना, तो वो कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो उस पर डिपेंड करेगा उसका सेंसिटिविटी। मतलब मैं एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं, लेट मी सपोज ये 0 रीडिंग है गैल्वानोमीटर की, ये नीडल है गैल्वानोमीटर की, ओके। तो ये दूसरा गैल्वानोमीटर है, लेट मी सपोज इसका 0 यहां पर है, ये इसका नीडल है, ओके। तो इसमें भी हमने 1 एम्पियर करंट चलाया, इसमें भी 1 एम्पियर करंट चलाया, ये इनका नीडल है, तो नीडल ऑफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। लेट मी सपोज जब 1 एम्पियर करंट इस गैल्वानोमीटर से चला तो इतना डिफ्लेक्शन आ गया यहां से यहां तक, ठीक है ना, ये देखिए इतना डिफ्लेक्शन आ गया। लेट मी सपोज डिफ्लेक्शन आ गया 40 डिग्री का यूनिट करंट से। चलो ये भी आपका गैल्वानोमीटर है, ठीक है। चलो इसमें भी हमने 1 एम्पियर करंट पास किया, चलो इसकी नीडल ने डिफ्लेक्शन यहां दिखा दिया, तो इसका मतलब है यूनिट करंट से इसमें इस गैल्वानोमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन आ गई। लेट मी सपोज इसमें डिफ्लेक्शन आ गई 110 डिग्री की, जस्ट लाइक दैट। तो ये गैल्वानोमीटर ज्यादा सेंसिटिव माना जाएगा, ये गैल्वानोमीटर कम सेंसिटिव माना जाएगा, क्योंकि इसने पर यूनिट करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा दी, इसने पर यूनिट करंट कम डिफ्लेक्शन दिखाया। तो सेंसिटिविटी हम बिल्कुल ऐसे ही मापते हैं गैल्वानोमीटर की करंट सेंसिटिविटी कि पर यूनिट करंट गैल्वानोमीटर कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा, दैट्स कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। चलो हम करंट सेंसिटिविटी को अब यहां पर डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। सो करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वानोमीटर इज द डिफ्लेक्शन shown पर यूनिट करंट, और चूंकि ये करंट सेंसिटिविटी है तो जब हम वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ेंगे तो यहां पर आएगा पर यूनिट करंट के बदले पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है ना। सो पर यूनिट करंट, ठीक है, पर यूनिट करंट। तो यूनिट करंट पास अगर हम करेंगे किसी गैल्वानोमीटर में तो उस यूनिट करंट के पास होने से वो कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा, दैट्स कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी ऑफ दैट गैल्वानोमीटर। सो करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वानोमीटर इज द डिफ्लेक्शन शोन पर यूनिट करंट, ठीक है। तो जब हमने गैल्वानोमीटर आपको पढ़ाया, अगर आपको याद होगा लास्ट पर कि जो चूंकि गैल्वानोमीटर जो आपने देखा वही कलर गैल्वानोमीटर पिछले लेक्चर में, तो उसमें आपने देखा कि आपकी जो कॉइल उसमें गैल्वानोमीटर होती है वो रोटेट करती है, जिसकी वजह से वहां पर 2 टॉर्क्स पैदा हो जाती है। एक अप्लाइड टॉर्क जब करंट पास होती है उस कॉइल में से, ठीक है। दूसरा वो जो थ्रेड जिसके साथ वो लटकी हुई थी तो उसमें भी एक और टॉर्क पैदा हो रहा था, उसको आपने बोला था उसको रेस्टोरिंग टॉर्क। और बैलेंसिंग कंडीशन में अगर आपको याद होगा मैंने ये लिखा था कि ये जो अप्लाइड टॉर्क है NBI जो करंट की वजह से पैदा होती थी, ये मैंने लिखा था बराबर K अल्फा, अगर आपको याद होगा। आप उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं, अगर कोई भूल गया होगा तो वो उस क्वेश्चन को देख सकता है। जब हमने म्यूचुअल गैल्वानोमीटर पढ़ाया तो उसमें आपने एक रिलेशन निकाली है लास्ट पर, ठीक है। दिस इज अप्लाइड टॉर्क, जब करंट पास होती है गैल्वानोमीटर की कॉइल में से तो उस पर जो टॉर्क आ जाती है वो इतनी है, ये आपने मालूम कर ली। और ये है रेस्टोरिंग टॉर्क, जो उस थ्रेड जो आपने फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप के साथ उसको लटकाया था किसको, उस कॉइल को वहां पर, तो ये उसमें जो रेस्टोरिंग टॉर्क पैदा होती थी।
तो कुछ नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। ये n जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स, जो आपकी कॉइल है वहां गैल्वानोमीटर, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। यह है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर आपको याद होगा उसका वर्किंग आपने उस ये जो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, ये जो कॉइल थी उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है ये भी वही शो करता है। तो आई जो है ये करंट है जो कि आपको उस वक्त मापनी थी, करंट कितनी चल रही है आपके गैल्वानोमीटर में से। ए जो है ये एरिया, आपकी कॉइल का एरिया कितना है, ठीक है। तो ये अल्फा जो है ये बेसिकली कि जब आपकी कॉइल ट्विस्ट लेती थी तो किस एंगल से वो ट्विस्ट लेती है, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, अगर आपको याद होगा अल्फा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, बाय हाउ मच एंगल द कॉइल गॉट रोटेटेड, जब उसमें से करंट चली, ठीक है। यहाँ आपका थ्रेड कितने, क्योंकि थ्रेड के साथ ही लटकी हुई है कौन, कॉइल, तो जितना आपका कॉइल रोटेट करेगा उतना थ्रेड में भी ट्विस्ट आएगा, तो ये एंगल जो है ये एंगल ऑफ ट्विस्ट बेसिकली है, डिफ्लेक्शन है आपकी कॉइल का, ठीक है। तो के जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे तो मैंने आपको बताया था, ये के जो है ये बेसिकली टॉर्जनल कांस्टेंट, इसको मैंने बोला था उस वक्त, टॉर्जनल कांस्टेंट। किसका टॉर्जनल कांस्टेंट, वो जो थ्रेड है ना जिसके साथ आपकी कॉइल लटकी हुई थी, फास्पर ब्रोंज स्ट्रिप, मैंने वो खुसूसी तो डिस्कस किया था कि वो जो थ्रेड होता था जिसके साथ आपकी कॉइल लटकी हुई थी, ठीक है ना, वो थ्रेड खास मटेरियल का बना होता है, जनरली फास्पर ब्रोंज स्ट्रिप का वो होता है, ठीक है। अच्छा, क्यों होता है आज आपको उसका आंसर मिलेगा कि हम और किसी मटेरियल का उसको क्यों नहीं बनाते हैं, मतलब कॉपर का रखते हैं उस थ्रेड को, ठीक है ना, कॉपर का रखते थे, एल्युमिनियम का रखते थे, हम फास्पर ब्रोंज स्ट्रिप का ही क्यों लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको मिलेगा। तो सिंपली के जो है ये टॉर्जनल कांस्टेंट है, ठीक है ना, उस थ्रेड का जिसके साथ उस गैल्वानोमीटर में आपकी कॉइल जो है वो लटकी हुई है, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर का आप फिर से रिवीजन कीजिए तो ये चीजें आपको पता चलेगी अगर आप भूल गए होंगे। ओके, तो अगर हम देखेंगे ये करंट मैं यहां रखता हूं और ये अल्फा जो है डिफ्लेक्शन, तो मैं करंट यहां रखता हूं आई, वो अल्फा इधर लेता हूं, तो अगर हम इसको वर्ड्स में पढ़ेंगे इट इज करंट पर यूनिट, सॉरी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट मुझे चाहिए, मुझे अल्फा बाय आई चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये आई मैं इधर ले आऊंगा, के इधर आएगा, सो आई विल गेट एन बी ए डिवाइडेड बाय दिस के इक्वल्स अल्फा, और ये जो आई है ये इसको डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए। तो इसको अगर आप वर्ड्स में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इट इज डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, लाइन को आप पर यूनिट पढ़ते हैं, इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और जरा डिफाइन कीजिए करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन शोन पर यूनिट करंट। तो अगर किसी जगह आपको मैथमेटिकली आ गया डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो यही होगी आपकी करंट सेंसिटिविटी का लॉन्च। तो मैं लिखूंगा इसको करंट सेंसिटिविटी, तो इसका मतलब है करंट सेंसिटिविटी इसके बराबर होती है, ठीक है। सो करंट सेंसिटिविटी, करंट sensitivity of moving coil galvanometer equals then NBA divided by K। तो इसका मतलब एक करंट सेंसिटिविटी के लिए आपको रिलेशन मिल गई NBA डिवाइडेड बाय K, ये देखिए आप। तो चूंकि राइट हैंड साइड बाय डेफिनेशन करंट सेंसिटिविटी है, बिकॉज इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, and deflection per unit current is called current sensitivity. So current sensitivity of a moving galvanometer is NBA divided by K, that is NBA divided by K। तो हर कोई चाहेगा, मतलब डिफ्लेक्शन हर कोई चाहेगा कि यूनिट करंट से ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाए, ठीक है ना, यानी हर कोई चाहेगा ये जो इंस्ट्रूमेंट हमारा है गैल्वानोमीटर ये ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब है हर कोई चाहेगा कि ये जो करंट सेंसिटिविटी किसकी है, गैल्वानोमीटर की, ये इंक्रीज होनी चाहिए। अब हम देखेंगे ये जो करंट सेंसिटिविटी है कैसे ये इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि हर कोई चाहेगा जो इंस्ट्रूमेंट वो बनाएगा गैल्वानोमीटर, वो हर कोई चाहेगा कि उसका इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव हो। तो इसका मतलब है हर कोई चाहेगा ये करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो कैसे हम बढ़ाएंगे करंट सेंसिटिविटी, कैसे बढ़ जाएगी करंट सेंसिटिविटी एक गैल्वानोमीटर की, देखिए आप। सो चूंकि करंट सेंसिटिविटी जो है, करंट सेंसिटिविटी आपके गैल्वानोमीटर की मैथमेटिकली चूंकि आपने लिखा इसको NBA डिवाइडेड बाय K, तो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है करंट सेंसिटिविटी, NBA और K पर। इन 3 पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। डायरेक्टली का मतलब है इन 3 में से आप किसी को इंक्रीज करोगे या तीनों को इंक्रीज करोगे, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी डायरेक्टली। क्योंकि ये इनवर्सली डिपेंड करता है K पर, तो इसका मतलब है K अगर डिक्रीज आप करेंगे वो टॉर्जनल कांस्टेंट थ्रेड का, तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, है, क्योंकि इस पर इनवर्सली डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम थोड़ा इफेक्ट देखेंगे कि ये करंट सेंसिटिविटी जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है
तो इन फैक्टर्स के चेंज होने से करंट सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगी। तो करंट सेंसिटिविटी को हम कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे इंक्रीज करेंगे? नंबर 1 बाय इंक्रीजिंग एन, यानी अगर हम जो आपकी कॉइल है ना गैल्वानोमीटर में, उसमें जो टर्न्स थी वो रेक्टेंगुलर टर्न्स, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, यानी अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे अपनी कॉइल में, तो नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो एक तरीका ये है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे अपनी कॉइल में। सो बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, एन इंक्रीज करने से। लेकिन हम इसीलिए हम, अगर आपने गैल्वानोमीटर जो है जब आपने वो पढ़ा तो हमने बहुत सारी टर्न्स रखी है उस रेक्टेंगुलर कॉइल में। तो वजह उसका ये भी था कि जब आप नंबर ऑफ टर्न्स उधर ज्यादा रखेंगे, बढ़ाएंगे, तो करंट सेंसिटिविटी जो आपके गैल्वानोमीटर की है वो बढ़ जाएगी। लेकिन हम ये एक हद से ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब आप में से कोई कहेगा चलो हमने 50 टर्न ले ली तो कुछ सेंसिटिविटी आ गई गैल्वानोमीटर की, अब हम 50 से ज्यादा लेंगे। लेकिन आप इन नंबर ऑफ टर्न्स को एक हद से ज्यादा नहीं ले सकते। उसे आपको पता क्या होगा कि जब आप नंबर ऑफ टर्न ज्यादा लेंगे ना तो उससे कॉइल की लेंथ बढ़ जाएगी। देखिए अगर आपकी कॉइल में एक ही टर्न है, एक ही टर्न, आप इसको खोलिए, ये कंडक्टर ये वाला ये, तो ये कुछ लेंथ बनेगी। ये देखिए, तो अगर इसमें 2 टर्न है तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जो वायर आपने यूज की है किसमें, ये कॉइल बनाने में, तो अगर इसमें 3 टर्न्स है तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर आप ज्यादा टर्न्स लेते हैं, नो डाउट इससे क्या होगा कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी आपका। लेकिन जितना आप नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लेंगे ना, उतना लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि करंट को इस ये कॉइल में से चलना है, इसका मतलब है जब करंट कॉइल में से चलेगी, अगर इसकी लेंथ ज्यादा होगी नंबर ऑफ टर्न्स करने से, तो वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। आपको याद है ना, रेजिस्टेंस जो किसी कंडक्टर की होती है ना, रो एल अपॉन ए, याद है? ठीक है, तो ये जो आर है ये डिपेंड करता है एल पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर टाइप। तो लेंथ जब इंक्रीज हो जाएगी आपके कॉइल की, है ना, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, तो इससे इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जब लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो जब इसमें से करंट पास हो जाएगी तो ये कॉइल उसको ज्यादा रेजिस्टेंस करेगा। तो इसका मतलब है इसकी सेंसिटिविटी फिर घट जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ये करंट को, ठीक है ना, अपोज करती है, जस्ट लाइक दैट। सो दैट इज व्हाई डिजायरेबल है हम कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स रखते हैं, बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स रखते हैं कॉइल में, लेकिन एक हद से ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो उसे एक उल्टा इफेक्ट हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी कॉइल की, उसे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, जिससे करंट सेंसिटिविटी फिर से डिक्रीज होने का खतरा है। तो इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से सेंसिटिविटी हम बढ़ाएंगे, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स हम बहुत सारी रखते हैं, लेकिन एक हद से ज्यादा इनको नहीं कर सकते, क्योंकि एक उल्टा असर भी हो सकता है। सेकंड, तो दूसरा है करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगी, बी इंक्रीज करने से बढ़ेगी। यानी अगर आपको याद हो कि आपने हॉर्स शो मैग्नेटिस लिए थे, वहां पर याद है आपको, हॉर्स से आपने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाया था उस वक्त, अगर आपको याद होगा। तो ये हॉर्स शो मैग्नेटिस जो है, तो ये अगर मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इन्हीं की वजह से बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बीच में जो है, अगर ये ज्यादा स्ट्रांग होता तो ज्यादा होगी करंट सेंसिटिविटी, ये कम स्ट्रांग होगा तो कम होगी। इसीलिए हम हॉर्स शो मैग्नेटिस, सिलेंड्रिकल हॉर्स शो मैग्नेटिस लगाते हैं। उसकी वजह से एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हम डेवलप करते हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो गैल्वानोमीटर है वो बहुत सेंसिटिव बनता है, जस्ट लाइक दैट। सो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी इसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड रिडक्शन भी बोलते हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग करेंगे, जिसमें आपको कॉइल को रखना है ना, तो जितना ये ज्यादा स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा करंट सेंसिटिविटी होगी, और जितना ये कम स्ट्रांग होगा उतना कम करंट सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, तो ये हम अचीव करते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा आपके गैल्वानोमीटर में ये हम कैसे अचीव करते हैं कि बी स्ट्रांग हो जाए, इसलिए हम सिलेंड्रिकल हॉर्स शो मैग्नेटिस वहां पर लगाते हैं, उससे बी बहुत इंक्रीज होता है मैग्नेटिक फील्ड, जिससे आपके इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसके बाद तीसरा जो है करंट सेंसिटिविटी हम कैसे बढ़ाएंगे, तो करंट सेंसिटिविटी हम बढ़ाएंगे कि ये जो आपकी कॉइल है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल जो आपने वहां ले ली है, ये एक टर्न है, इसके पीछे दूसरी टर्न है, फिर इसके पीछे एक और टर्न है, तो आपको सिर्फ एक ही टर्न दिखेगी आगे वाली, ठीक है ना। तो ये इसका एरिया हो गया लेंथ इनटू रेडियस। तो अगर आप इस कॉइल का एरिया इंक्रीज करेंगे, कैसे एरिया इंक्रीज करेंगे, चाहे आप लेंथ बढ़ाएंगे या ब्रेड्थ बढ़ाएंगे इसका, है ना। चलो मान लेते हैं कि हमने ब्रेड्थ को भी बढ़ाया, लेंथ को भी बढ़ाया, जस्ट लाइक दैट, तो इसका एरिया इंक्रीज हो गया, है ना। तो अगर हम कॉइल का एरिया इंक्रीज करेंगे, देखिए, तो इससे भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी इसी पर डिपेंड करती है डायरेक्टली, है ना। बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉइल,
एरिया ऑफ कॉइल, है ना। तो ए इंक्रीज करने से, लेकिन ये भी हम एक हद से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी वही असर हो जाएगा जो एन का उल्टा असर हो गया। ये देखिए आप, अगर आप ये कॉइल है, ये भी कॉइल है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। इसका एरिया क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें लेंथ बड़े ज्यादा आ गई। जब लेंथ बड़े ज्यादा आ गई तो अगर आप इन कंडक्टर्स को स्ट्रेट लाइन में कर देंगे तो लेंथ बहुत ज्यादा होगी इस कंडक्टर की, है ना। तो सीधी बात है, अगर आप एरिया ऑफ कॉइल भी ज्यादा करेंगे उससे भी क्या होगा कि लेंथ कंडक्टर की ज्यादा हो जाएगी। फिर जब लेंथ ज्यादा हो जाएगी कंडक्टर की, तो जब करंट जो आपको मापनी है जब वो इस कॉइल में से चलेगी तो वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जिसकी वजह से करंट सेंसिटिविटी फिर से डिक्रीज होने का खतरा है। सो दैट इज व्हाई हम एरिया को एक सूटेबल हद में रखते हैं, कॉइल के एरिया को ज्यादा भी नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है ना, और कम भी नहीं रखते हैं। ज्यादा बढ़ाएंगे तो उल्टा असर हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी कंडक्टर की। जब उसमें से करंट चलेगी तो सीधी बात है वो करंट जो है उसको ज्यादा अपोज करेगी, फिर वो चूंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी किसकी, आपके कॉइल की, जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए तीन चीजें हमारे पास है कि हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन एक हद से ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उल्टा असर होगा, अभी आपने देखा। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम स्ट्रॉन्ग, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रखेंगे जिसमें कॉइल को रखना है तो उतना करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन ये भी हम एक हद से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमें सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए अगर हम बी को बढ़ाना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ेगा, जब आप बड़े बड़े मैग्नेट्स लेंगे। तो अगर आप हद से ज्यादा बड़े मैग्नेट्स लेंगे तो फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट वो बहुत बल्की हो जाएगा। तो इसलिए इसको भी एक हद में रखना होता है, तो हद से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं बी को भी। तो ए एरिया ऑफ कॉइल, ये भी आपने देखा कि बढ़ा सकते हैं हम एरिया ऑफ कॉइल, लेकिन एक हद से ज्यादा है। तो इसका मतलब है इन तीन चीजों को अगर हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन हम इनको एक हद से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब एक और चीज पर डिपेंड करती है आपका करंट सेंसिटिविटी, किस पर, के पर। तो क्या आपको याद है, ये वो थ्रेड है जिसके साथ आपकी कॉइल लटकी हुई थी उस गालानुडा ए। ये मैंने, अगर आपको याद होगा, उस वक्त बताया था, ये फॉस्फर ब्रोंज का हमने बनाया था, फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप था जिसके साथ आपकी कॉइल लटकी हुई थी, हमने उस वक्त बात की थी, अगर आपको याद होगा। मैंने कहा कि ये जो थ्रेड है, जहां से करंट आ रही है आपकी कॉइल में, है ना, तो ये किसी मेटल का भी बन सकता है, जैसे कापर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है। तो हम उसको फॉस्फर ब्रोंज का ही क्यों बनाते, इसीलिए कि फॉस्फर ब्रोंज के लिए ये टॉर्जनल कांस्टेंट जो है, ये जनाब अभी बहुत कम वैल्यू रखता है बेनिस्बत किसी और दूसरे मटेरियल के, जस्ट लाइक दैट। सो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप के लिए टॉर्जनल कांस्टेंट जो है, ठीक है ना, ये टॉर्जन या रेस्टोरिंग कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट या बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। फॉर फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप this torsional constant is having low value. So when it is having low value, current sensitivity will be high, because current sensitivity depends inversely on this torsional constant of the thread. So that's why we use phosphor bronze strip, because for phosphor bronze strip torsional value is having low value. When torsional constant is having low value, current sensitivity gets increased, जो कि हमें चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे आसान तरीका करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का ना ये है, ना ये है, ना ये है, क्योंकि इनसे उल्टा असर भी होता है। तो सबसे आसान तरीका करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, यही क्या हम उस थ्रेड के टॉर्जनल कांस्टेंट को डिक्रीज करेंगे। तो जितना टॉर्जनल कांस्टेंट थ्रेड का आप डिक्रीज होगा, ठीक है ना, तो टॉर्जनल कांस्टेंट, क्योंकि ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, सो दैट्स व्हाई हम फॉस्फर ब्रोंज लेते हैं। तो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप में क्या है कि फॉस्फर ब्रोंज मटेरियल जो होता है उसका टॉर्जनल कांस्टेंट कम होता है। जब उसका टॉर्जनल कांस्टेंट कम है तो वहां पर करंट सेंसिटिविटी आपके गैल्वेनोमीटर की बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है चौथा तरीका करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है कि थ्रेड के टॉर्जनल कांस्टेंट को डिक्रीज करना बाय डिक्रीजिंग टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ थ्रेड। ये उस थ्रेड का टॉर्जनल कांस्टेंट जिसके साथ आपकी कॉइल लटकी हुई है, बाय डिक्रीजिंग द टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ थ्रेड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये टॉर्जनल कांस्टेंट जो है, अगर आपको याद होगा, है क्या ये, उस वक्त मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं याद दिलाता हूं आपको। पता है कि आपकी कॉइल इस थ्रेड के साथ लटकी हुई थी, जब कॉइल में करंट चली तो कॉइल ने ट्विस्ट लिया, जब कॉइल रोटेट हो गई तो आपके थ्रेड में एक रेस्टोरिंग टार्क डेवलप हो गया जो कि उसको उल्टा घुमाना चाहता है आपकी कॉइल को, ठीक है ना। सो रेस्टोरिंग टार्क, अगर आपको याद होगा, रेस्टोरिंग टार्क वो बराबर था के अल्फा, आप तो देख सकते हैं जो गैल्वेनोमीटर आपने पढ़ा, ठीक है। रेस्टोरिंग टार्क के अल्फा के बराबर था, वह अल्फा जो है ये ट्विस्ट है आपके थ्रेड में कितना आ रहा है, बाय हाउ मच एंगल इट गॉट ट्विस्टेड, और के जो है ये टॉर्जनल कांस्टेंट है उस थ्रेड का। तो अगर आप टॉर्जनल कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, ये अल्फा इधर आएगा,
है ना, तो ये बनेगा रेस्टोरिंग टार्क डिवाइडेड बाय अल्फा बनेगा के बराबर। तो इसलिए टॉर्जनल कांस्टेंट किसी मटेरियल का होता है कि उस मटेरियल में कितनी रेस्टोरिंग टार्क पैदा हो जाएगी पर यूनिट ट्विस्ट देने से। देखिए तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, अगर आपको याद हो, मैंने कहा कि एक बॉल है हमारे पास, कपड़े की बॉल है, वो एक लटकी हुई है थ्रेड के साथ। तो जब आप इस बॉल में टॉर्क लगाते हैं ऐसे हाथ से, तो इसमें ट्विस्ट आ जाता है, तो वो ट्विस्ट थ्रेड में भी आ जाता है। तो जब आप थ्रेड में ट्विस्ट लाते हैं अपने अप्लाइड टॉर्क से, फिर छोड़ देते हैं, फिर ये बॉल उल्टा घूमना शुरू, तो उल्टा इसको किसने घुमाया, तो वहां पर भी टार्क है ना, वो फिर रेस्टोरिंग टार्क आपके थ्रेड में पैदा होगी। अच्छा, आपके थ्रेड में रेस्टोरिंग टार्क कितनी पैदा हो जाएगी, ये डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा ट्विस्ट देंगे इस बॉल में, है ना। तो वही मैंने, अगर आपको याद होगा, कितना रेस्टोरिंग टार्क पैदा होगा आपके थ्रेड में पर यूनिट ट्विस्ट देने से, यूनिट एंगल से ट्विस्ट देने से कितना रेस्टोरिंग टार्क पैदा हो जाएगा आपके थ्रेड में, वही टॉर्जनल कांस्टेंट होता है किसी भी थ्रेड का या किसी भी मटेरियल का। ठीक है, सो किसी भी मटेरियल का टॉर्जनल कांस्टेंट होगा कितना रेस्टोरिंग टार्क उस थ्रेड में पैदा हो जाएगा पर यूनिट ट्विस्ट, यूनिट ट्विस्ट देने से कितना उसमें रेस्टोरिंग टार्क पैदा हो जाएगा, दैट्स टॉर्जनल कांस्टेंट फॉर दैट वेरी थ्रेड। ठीक है, तो इस टॉर्जनल कांस्टेंट पर इनवर्सली डिपेंड करता है करंट सेंसिटिविटी। इसलिए जिस मटेरियल का टॉर्जनल कांस्टेंट कम होगा, तो वो मटेरियल अगर हम यूज करेंगे वहां पर इस कॉइल को लटकाने के लिए, ठीक है ना, तो उसमें करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की डिपेंड करती है इनवर्सली ऑन द टॉर्जनल कांस्टेंट। सो लेस द टॉर्जनल कांस्टेंट, मोर इज द करंट सेंसिटिविटी। दैट इज व्हाई हम आम मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते हैं कॉइल को लटकाने के लिए, हम फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप की इस्तेमाल करते हैं। क्यों? रीजन इसका यही है क्योंकि फास्फर ब्रोंज के लिए टॉर्जनल कांस्टेंट कम है बाकी मटेरियल के मुकाबले में, तो इसलिए वहां पर करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की बढ़ जाती है। ये आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप इज यूज्ड फॉर सस्पेंडिंग द कॉइल इन एमोनियम कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो रीजन इसका यही है क्योंकि फास्फर ब्रोंज के लिए टॉर्जनल कांस्टेंट जो है वो कम होता है, तो कम जब टॉर्जनल कांस्टेंट होता है तो करंट सेंसिटिविटी वहां पर गैल्वेनोमीटर की बढ़ जाती है। एक चीज, दूसरा ये भी है कि ये जो स्ट्रिप है ना, ये वाला स्ट्रिप जिसके साथ आपकी कॉइल लटकी हुई है, ये स्ट्रिप दो किस्म का हो सकता है, फास्फर ब्रोंज का ही है, लेकिन दो तरीके से आप स्ट्रिप है। एक जैसे टॉर होती है कोई ऐसे सिलेंडर, ऐसा भी हो सकता है, या आप इस फास्फर ब्रोंज को एक स्ट्रिप की सूरत में ले सकते हैं, ऐसे जैसे रिबन होता है स्ट्रिप की सूरत में। लेकिन प्रेफरेबली जब हम लेते हैं ना ये थ्रेड, तो ये हम स्ट्रिप की सूरत में लेते हैं। वजह, चूंकि अगर ये भी फास्फर ब्रोंज का है, ये भी फास्फर ब्रोंज का है, लेकिन ये वायर की सूरत में है, ये स्ट्रिप की सूरत में है, तो स्ट्रिप की सूरत में ये के जो है ये ओवरकम हो जाता है। फास्फर ब्रोंज ही है दोनों मटेरियल, तो फास्फर ब्रोंज के लिए के कम है, लेकिन अगर फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप है वायर की शक्ल में और स्ट्रिप की शक्ल में, स्ट्रिप की शक्ल में जब फास्फर ब्रोंज होता है ना, तो इसमें के जो है वो ओवरकम हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। सो दैट इज व्हाई जब हम यहां पर इस मोनोकॉइल गैल्वेनोमीटर में ये फास्फर ब्रोंज लेते हैं ना, ये हम वायर की सूरत में नहीं लेते बल्कि स्ट्रिप की सूरत में लेते हैं। उससे क्या होता है कि उससे ए अल्फा और ये के जो है ये और कम हो जाता है इस स्ट्रिप का, जिसकी वजह से करंट सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है। तो वेरी सिंपली स्पीकिंग, क्योंकि आपका गैल्वेनोमीटर प्रेफरेबली करंट मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो आपका गैल्वेनोमीटर हर कोई चाहेगा कि ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। तो ज्यादा सेंसिटिव ये कब होगा, पहले सेंसिटिविटी हमने डिफाइन की कि गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी क्या होगी कि यूनिट करंट पास करने से गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा गैल्वेनोमीटर, दैट्स कॉल्ड इट इज करंट सेंसिटिविटी। सो करंट सेंसिटिविटी इज सिंपली डिफ्लेक्शन शोन बाय द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। लेकिन ये करंट सेंसिटिविटी फिर बढ़ेगी कैसे, इसके लिए मैंने आपके लिए एक एक्सप्रेशन निकाली करंट सेंसिटिविटी के लिए, दैट इज जीरो। तो करंट सेंसिटिविटी तीन चीजों पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, एक पर इनवर्स डिपेंड करती है। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, एरिया ऑफ कॉइल बढ़ाएंगे, तो उससे करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ सकती है। लेकिन मैंने कहा कि इनका एक उल्टा असर भी है अगर आप इनको एक हद से ज्यादा बढ़ाएंगे। फिर सबसे आसान तरीका है करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने का कि अगर आप
फास्फर ब्रोम स्ट्रिप जो यहाँ जिस स्ट्रिप से आप कॉइल को लटकाते हैं, अगर उस स्ट्रिप का जो टॉर्जनल कांस्टेंट है अगर वो कम होगा तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, जो कि हम चाहते हैं। तो सबसे आसान तरीका यही है कि हम वो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं कॉइल को लटकाने के लिए जिसमें के कम होगा, जिसका टॉर्जनल कांस्टेंट कम होगा, तो वहां पर करंट सेंसिटिविटी पे ज्यादा। दैट इज व्हाई वी प्रेफरेबली यूज फास्फर ब्रोमस स्ट्रिप, और इवन कॉटस स्ट्रिप को भी लेते हैं। जो कॉटस एक मटेरियल है, कभी हम उसका भी स्ट्रिप लेते हैं कॉइल को लटकाने, क्योंकि कॉटस के लिए भी टॉर्जनल कांस्टेंट बहुत कम होता है, तो जिससे करंट सेंसिटिविटी गैल्वानोमीटर की बढ़ जाती है। तो ये तो होगी बात करंट सेंसिटिविटी के बारे में, और ये करंट सेंसिटिविटी गैल्वानोमीटर की आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी अगर हम कभी गैल्वानोमीटर को वोल्टेज मेजर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी हमें मापनी है। तो अगर गैल्वानोमीटर को करंट इस्तेमाल करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल आपने किया, तो करंट सेंसिटिविटी आपने गैल्वानोमीटर की देखी क्या होगी। तो अगर हम इस गैल्वानोमीटर को वोल्टेज मापने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन करेंगे। तो जैसे आपने करंट सेंसिटिविटी डिफाइन की, वैसे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डिफाइन करेंगे गैल्वानोमीटर की। देखिए कैसे। So voltage sensitivity, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी गैल्वानोमीटर की। तो आपका गैल्वानोमीटर जब वोल्टेज मापेगा ना, तो वहां भी डिफ्लेक्शन दिखाना है ना, तो आपका गैल्वानोमीटर कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा यूनिट वोल्टेज से। यानी अगर यूनिट वोल्टेज मापनी है आपके गैल्वानोमीटर, तो उस यूनिट वोल्टेज से गैल्वानोमीटर कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी हो गई डिफ्लेक्शन शोन पर यूनिट करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई डिफ्लेक्शन शोन पर यूनिट वोल्टेज, है ना। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज deflection shown per unit voltage, deflection shown per unit voltage। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी मैथमेटिकली फिर कैसे लिखेंगे, डिफ्लेक्शन शोन, कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो नीडल में आता है वो उस कॉइल के डिफ्लेक्ट होने से ही आता है ना, तो कितना डिफ्लेक्शन नीडल शो करेगा पर यूनिट वोल्टेज। अभी करंट सेंसिटिविटी में यहाँ V के बदले आएगा, वहां था डिफ्लेक्शन शोन पर यूनिट करंट, यहाँ है डिफ्लेक्शन शोन पर यूनिट वोल्टेज, बस इतना ही सिंपल। सो डिफ्लेक्शन कितना दिखाएगा आपका गैल्वानोमीटर पर यूनिट वोल्टेज, यूनिट वोल्टेज से, सो दैट्स कॉल्ड इट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। और ये आप अगर आगे बढ़ाएंगे, दैट इज डिफ्लेक्शन शोन डिवाइडेड बाय यूजिंग ओम्स लॉ, क्योंकि V होता है IR, तो आप यहाँ IR लगा सकते हैं, where I is the current flowing and R is the resistance of the galvanometer। So ये बराबर बनेगा अल्फा डिवाइडेड बाय R। अब मसला किसका है, I का। तो मैं फिर से जाऊंगा, गैल्वानोमीटर जब आपने पढ़ा है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, वहां पर आपने एक रिलेशन निकाली जो मैंने इससे पहले भी अभी यूज की, ये वाली रिलेशन, NBI अप्लाइड टॉर्क इक्वल्स के अल्फा स्टोरिंग टॉर्क, ये रिलेशन मैंने वहां पर निकाली है, ठीक है। तो यहां पर आप ये करंट मालूम कर सकते हैं I, तो I किसके बराबर निकलेगा, के अल्फा डिवाइडेड बाय NBA। तो ये जो I का वैल्यू है, ये मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा इस I के बदले, है ना। मैं I के बदले, चलो यहाँ पर हम लिखते हैं, सो ये है अल्फा बाय ये है R, तो इस I के बदले मैं लिखूंगा वो, दैट इज के अल्फा डिवाइडेड बाय NBA। तो इसके बाद ये जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन मिलने वाली है, वोल्टेज सेंसिटिविटी अल्फा बाय R। तो ये फैक्टर जो है जो ब्रैकेट में है, ये उल्टा मल्टीप्लाई आ जाएगा, दैट इज NBA डिवाइडेड बाय के अल्फा। अब अल्फा अल्फा हो गया कैंसिल, तो आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए रिलेशन मिल गई। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर इक्वल्स NBA डिवाइडेड बाय, ये है NBA डिवाइडेड बाय RK, है ना, RK। तो सीधी बात है, क्या वहां पर भी जो करंट सेंसिटिविटी थी, तो वो भी इन तीन चीजों पर डिपेंड करती थी और K पर डिपेंड कर रही थी।
तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर है। यहाँ अगर आप m इंक्रीज करेंगे, b इंक्रीज करेंगे, a इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और k डिक्रीज करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल इसका मतलब है ये दोनों सूत्र में आपका हेल्प करेगा। वो जो आप टॉर्जनल कांस्टेंट उस थ्रेड का जो थ्रेड आप लेते हैं ना वहां लटकाने के लिए, अगर उसका टॉर्जनल कांस्टेंट कम होगा तो उससे दोनों सेंसिटिविटीज इंक्रीज हो जाएगी, उससे करंट सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, हम पढ़ रहे थे बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, और ये मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा उस मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी। अब हम थोड़ा एडवांटेज देखना चाहते हैं कि वो जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है उसका क्या एडवांटेज है बाकी गैल्वानोमीटर से। एडवांटेजेस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, advantages of moving coil galvanometer। तो पहला एडवांटेज इसका है, ये जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है, इट इज वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। इन्हें बहुत माइन्यूट करंट को भी ये मापना है। हालांकि अदरवाइज जो और इसके अलावा जो गैल्वानोमीटर्स होते हैं वो इतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं, यानी वो बहुत फीबल करंट्स को नहीं माप सकते। तो ये जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ये पहला एडवांटेज, यानी ये बहुत कम करंट्स को भी मापता है, बहुत माइन्यूट करंट्स को भी मापता है। तो इट इज हाईली सेंसिटिव, इट इज सेंसिटिविटी, इट इज सेंसिटिविटी इज हाई। ये इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा, आपको पता है जब आपने गैल्वानोमीटर पढ़ाई मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, आपने कैसे करंट मालूम की? लास्ट पर जो रिलेशन आपको वहां मिल गई कि ये जो करंट जो आपको मापनी थी वो डायरेक्टली डिपेंड करती थी अल्फा पर। आपको पता है कि डिफ्लेक्शन कितना करंट में आएगा। जब करंट में करंट में उस कॉइल में करंट चलेगी ना तो कॉइल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये वर्किंग प्रिंसिपल जो आपके गैल्वानोमीटर का है। तो वो जो डिफ्लेक्शन कॉइल में आ गई, बाय हाउ मच एंगल इट गॉट डिफ्लेक्टेड, तो आपको एक्चुअली एंगल मालूम करते हैं वहां पर लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट से। तो आप डिफ्लेक्शन मालूम करते हैं, वो डायरेक्ट जो आप डिफ्लेक्शन मालूम करते हैं ना वो डायरेक्ट आपको करंट मालूम करके देता है। अगर आपको याद हो तो इसका मतलब है वहां पर मैंने आपको समझाया आप एक लीनियर स्केल वहां पर इस्तेमाल करते हैं। लीनियर का मतलब है कि अगर 2 डिग्री डिफ्लेक्शन आ गया, 2 डिग्री का डिफ्लेक्शन आ गया किसमें, कॉइल में, और इसमें 1 एम्पियर करंट चलती है, तो 2 डिग्री डिफ्लेक्शन का मतलब है कि 1 एम्पियर करंट है। एक एग्जांपल, तो अगर आपकी कॉइल में 4 डिग्री का डिफ्लेक्शन आ गया तो इसका मतलब है यहां पर करंट होगा 2 एम्पियर, क्योंकि ये करंट डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर, शाबाश, ट्विस्ट पर, डिफ्लेक्शन पर, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसका मतलब है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डबल हो जाएगा तो करंट भी डबल है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 3 टाइम्स हो जाए तो करंट भी 3 टाइम्स, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हाफ हो जाएगा तो करंट भी हाफ हो जाएगी। So that is you can use a linear scale in case of a moving coil galvanometer for measuring current, because current depends directly on the angle of twist or angle of deflection। तो अगर ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता था ना तो फिर अगर 2 डिग्री के लिए 1 एम्पियर था, 4 डिग्री के लिए हो सकता है 1 एम्पियर के 2 एम्पियर के बजाय 1 एम्पियर होता, तो फिर आप लीनियर स्केल आपके लिए कंफ्यूजन पैदा हो जाता। तो ये चीज आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है कि करंट डायरेक्टली डिपेंड करती है डिफ्लेक्शन पर, क्योंकि वहां पर आप डायरेक्ट करंट नहीं मापते, आप एक्चुअली डिफ्लेक्शन मापते हैं। लेकिन जितना डिफ्लेक्शन होगा उसी हिसाब से करंट होगा, डिफ्लेक्शन डबल होगा करंट भी डबल होगा, डिफ्लेक्शन 3 टाइम्स होगा करंट भी 3 टाइम्स होगा। लेकिन ये तब पॉसिबल है ना जब आपको रिलेशन मिल गई कि करंट डायरेक्टली डिपेंड करती है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर। तो इसका मतलब है आप करंट को मापने के लिए फिर लीनियर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड स्केल वहां पर यूज नहीं करनी है। आप डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मापो, वो डायरेक्टली आपको देगा, करंट डिपेंड करती है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर। So, मैं इसको ऐसे लिखूंगा एडवांटेज को, we can use a linear scale, शाबाश, for measuring current, for measuring current। क्यों लीनियर स्केल इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि करंट डायरेक्टली डिपेंड करती है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर, जो कि आपने मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में रिलेशन निकाली है। because current, shabash, depends, because current depends directly on, shabash, deflection in the coil, depends directly on deflection in the coil। ओके, अच्छा,
तीसरा एडवांटेज, दो एडवांटेज हो गए, पहला कि ये हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा आप यहां पर लीनियर स्केल इस्तेमाल करते हैं मापने के लिए करंट। तीसरा देखिए, अभी आपने करंट सेंसिटिविटी देखी, करंट सेंसिटिविटी जो रिलेशन आपने अभी निकाली है इसी लेक्चर में, NBA डिवाइडेड बाई K, यही था ना करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है? मैग्नेटिक फील्ड पर है। अब यहां पर क्या होता है, जब आप ये इस्तेमाल करते हैं ना गैल्वानोमीटर करंट मापने के लिए, तो उसके अंदर होता है एक मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब बाहर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का। क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जब आप करंट सेंसिटिविटी मापेंगे या करंट मापेंगे, है, तो क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन बाहर तो अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है, क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड असरअंदाज नहीं होगा व्हाइल मेजरिंग करंट? यानी ये जो एक्चुअली हमें करंट मिलेगी, हो सकता है वो एक्यूरेट नहीं, वैल्यू नहीं होगा करंट में। क्यों? चूंकि करंट सेंसिटिविटी गैल्वानोमीटर की किस पर डिपेंड करती है? मैग्नेटिक फील्ड पर। और यहाँ पर एक तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाला है, हम तो सिर्फ वही कंसीडर कर रहे हैं। वो जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, चूंकि अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है, क्या उसे असर नहीं पड़ेगा आपके गैल्वानोमीटर की रीडिंग पर? तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, तो इस पर बहुत कम असर होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड। क्यों बहुत कम असर होता है? क्योंकि इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मूविंग कॉइल का, वो बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रगल एट दैट प्लेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसलिए इसके अपने मैग्नेटिक फील्ड पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का बहुत कम असर होता है। सो दैट इज व्हाई यहां पर जो रीडिंग आपको मिलेगी मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर से करंट की या वोल्टेज की, वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होती है। क्योंकि ये तीसरा एडवांटेज है इसका। तीसरा एडवांटेज हम यही लिखेंगे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का बहुत कम असर होता है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर पर। लेकिन अगर आपको कोई पूछेगा क्यों बहुत कम असर होता है, आप कहेंगे क्योंकि इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए चूंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसको इन्फ्लुएंस कर सकता था, रीडिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता था, लेकिन चूंकि इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको, ठीक है ना, कुछ ज्यादा असरअंदाज नहीं कर सकता है। तो ये तीसरा एडवांटेज है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का, दैट इट इज मैग्नेटिक फील्ड is not influenced it is magnetic field, it means here मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है is not influenced by earth's magnetic field, is not influenced by, लेकिन अगर होगा भी इन्फ्लुएंस तो बहुत ही कम होगा, है ना, is not influenced by earth's magnetic field। क्यों? आपको सिर्फ इतना लिखना है एडवांटेज, लेकिन अगर क्यों पूछा जाएगा, ठीक है ना, आप लिखेंगे क्योंकि इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, वो आपको भी लिखेंगे। चौथा एडवांटेज जो इसका है, चौथा एडवांटेज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये है डेड बीट गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो ये जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर होता है, ये डेड बीट गैल्वानोमीटर, अभी मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत आपको डेड बीट गैल्वानोमीटर के बारे में, इसका क्या मतलब है। सो इट्स ए डेड बीट गैल्वानोमीटर, डेड बीट गैल्वानोमीटर। आपको पता है डेड बीट का क्या मतलब है? देखिए, यहां पर ये आपका गैल्वानोमीटर है, इसमें कॉइल है, ओके, आपने करंट चलाई, कॉइल में करंट चली, अब कॉइल कितनी डिफ्लेक्ट होगी, किस एंगल से डिफ्लेक्ट होगी, ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ज्यादा करंट, क्योंकि आई डायरेक्टली डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन पर, अभी जो आपने रिलेशन लिखी है, तो आपका कॉइल कम डिफ्लेक्ट हो गया तो कम ही करंट। लेकिन जब भी कॉइल डिफ्लेक्ट होगी है ना, इसकी डिफ्लेक्शन हम कैसे देखते हैं? हम तो कॉइल को नहीं देखते हैं ना, हम तो नीडल को देखते हैं। तो वो जो नीडल आपका डिफ्लेक्ट करता है ना, नीडल ये पहले जीरो पर होता है नीडल, देखिए, तो ये नीडल जो है ये जुड़ा होता है आपकी कॉइल के साथ। तो जब आपका कॉइल ऐसे रोटेट करता है तो आपका नीडल भी रोटेट करता है, जो कि आप बाहर पर देखते हैं, ठीक है। तो ये जो नीडल जब रोटेट होती है ना, मान लेते हैं कि यहां पर ये पहुंचती है 1 एम्पियर पर, तो हम बताते हैं कि 1 एम्पियर का करंट है। लेकिन एक चीज है, आपको पता है कि जब कोई चीज ऑसिलेट करता है ना, जब कोई चीज रोटेट कर, ऐसे रोटेट किया, तो जब 10 डिग्री से रोटेट किया ना, जहां पर ये पहुंच गई 10 डिग्री रोटेट करने के बाद ऐसे, तो वहां पर फिर ये ऑसिलेट करती रहती है, ये डायरेक्ट रुकी नहीं है, वहां पर पहुंच गई तो रुक गई, उस पोजीशन पर पहुंचते पहुंचते, ठीक है ना, जब वो वहां पर पहुंचती है तो मोशन में रहती है, ऐसे ऐसे मोशन में रहती है। तो
अगर आपका नीडल यहां से निकला 1 तक पहुंच गया, 1 पर ये इधर उधर करता है, ऐसे 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 ऐसे, आप क्या रीडिंग पाओगे? ये तो फिर फ्लक्चुएट कर दी होगी। तो इसलिए ये जो आपका गैल्वानोमीटर है, यहाँ पर एक प्रिंसिपल हम अडॉप्ट करते हैं, वो आप एडी करंट्स में पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। लेकिन एक चीज हम यहाँ पर डेड व्हील गैल्वानोमीटर इसको बनाते हैं कैसे, कि जब आपका ये कॉइल डिफ्लेक्ट होता है ना, जब इसमें करंट चलती है, इसके डिफ्लेक्शन की वजह से ही करना मापेंगे। जब आपका कॉइल इसमें करंट चला तो ये डिफ्लेक्ट हो गया, वैसे ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, तो जिस पोजीशन पर ये डिफ्लेक्ट होके आ गया, तो वहां पर फिर ये ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, मोशन में नहीं करते। तो उस गैल्वानोमीटर को हम बोलते हैं कि ये डेड बीट है। वो हम कैसे अचीव करते हैं वो आप देखेंगे जब हम एडी करंट्स पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल आपका गैल्वानोमीटर जो है, जब इसमें कॉइल रोटेट करती है, जब कॉइल रोटेट करती है तो जिस एंगल पर ये पहुंचती है वहां पर पहुंचते, जब ये वहां पर पहुंच गई तो रुक जाती है, तो वहां पर ये ऑसिलेट नहीं करती। तो ऐसे गैल्वानोमीटर को हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वानोमीटर, ठीक है ना। तो ये जो आपका मूविंग गैल्वानोमीटर, ये डेड बीट है, यानी इसका मतलब है वंस कॉइल रोटेट होगी तो जहां तक रोटेट होगी वहां पर रुक जाती है, वहां पर फिर मोशन में नहीं रहती। तो इससे हमें वैल्यू देखने में, ठीक है ना, आसानी होती है। अगर ये हो सकता कोई वहां पर रोटेट होगी तो वहां पर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती है, फिर हम एक्चुअल वैल्यू रीड नहीं कर सकते हैं स्केल से, है ना। तो चूंकि हमारा गैल्वानोमीटर डेड बीट है, तो इसलिए डेड बीट गैल्वानोमीटर से हमें ये एडवांटेज है कि कॉइल वंस रोटेट होगी तो जहां तक रोटेट होगी वहां पर रुक जाती है और हमें वैल्यू एक्यूरेटली दिखाई देता है स्केल पर जैसे। तो इसका एक और एडवांटेज है कि हमारा जो मूविंग गैल्वानोमीटर है, इट्स अ डेड बीट गैल्वानोमीटर, डेड बीट गैल्वानोमीटर है, इसका एक और एडवांटेज है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है आपके मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के ओवर अदर गैल्वानोमीटर। पहला एडवांटेज शाबाश, जो आपने अभी लिखा, पहला एडवांटेज इसका क्या है शाबाश, कि यहाँ पर हम लीनियर स्केल इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कि ये बहुत सेंसिटिव है। तीसरा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड अपना जो है वो बहुत स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड, जिससे इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड असरअंदाज नहीं होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। चौथा कि ये एक डेड बीट गैल्वानोमीटर है, जिससे हम एक्यूरेट रीडिंग, एक्यूरेट करंट का रीडिंग या वोल्टेज का रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज है आपके मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर।